आज हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड लेसन चल रहा है। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है प्लीज़ मुझे हाय हेलो भेज दीजिए सो दैट आई नो किन किन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है सेशन। यस, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चे हाय इन द चैट बॉक्स अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि हम सेशन शुरू करते हैं। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की शुरुआत की थी कि पहले एटम का माना जाता था कि एटम से छोटी क्वांटिटी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, उसके और डिविजन्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। उसके बाद पर हमने देखा कि एटम खुद ही सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इन सब की डिस्कवरी कैसे हुई, इन सभी पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। क्या एटॉमिक नंबर्स बनाते हैं कौन से पार्टिकल्स, कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स मास नंबर में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हमने। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने ओवरऑल किया था एटम का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। उसके बाद हमने शुरुआत करी थी मॉडल्स ऑफ एटम से, कि हमें ये पता चल गया कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बट ये अरेंज्ड कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है वो नहीं पता था। तो स्ट्रक्चर डिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे हमारे पास, हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी वेरी गुड इवनिंग वैभव, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए क्या किया गया, काफ़ी सारे एटॉमिक मॉडल्स आए थे। सबसे पहला था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसने बोला था कि कैसा होता है एटम का स्ट्रक्चर, एक वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें जो वाटरमेलन का रेड रेड पार्ट है वो सारा क्या है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बीज की तरह उसमें एम्बेडेड हैं, उसमें गड़े हुए हैं, ठीक है। बट ये मॉडल ऑफ एटम एकदम खारिज कर दिया गया, इट वॉज अ रॉन्ग मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट आया था रूदरफोर्ड। रूदरफोर्ड ने क्या बोला, उन्होंने बोला क्या, रूदरफोर्ड ने बोला था बीच में आपका क्या है, आपका एक प्रोटॉन है जिसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, राइट। बट उसके मॉडल में भी काफ़ी खामियां थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। तो अभी जो लास्ट में हमने टॉपिक छोड़ा था वो छोड़ा था हमने बोहर से, राइट। हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत कर दी थी, अब उसी से आगे डिस्कशंस करेंगे। तो आज का सीक्वेंस देख लेते हैं। आज हम बोहर्स मॉडल की वेलोसिटी एंड एनर्जी देखने वाले। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे फिनिश करने की, अदरवाइज एज यू नो अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा और रिकैप कर लेते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या था, फाइनली बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बोला था क्या, कि बीच में मेरा क्या है, बीच में मेरा न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ मेरे क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इस प्रकार से दिया था। बट उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इनको क्या बोला था, ऑर्बिट्स बोला था कि नहीं, इनकी क्या होती है, इनकी होती है फिक्स्ड एनर्जी। याद है, यही चीज़ बोली थी बोहर ने, थोड़ा रिकैप की ज़रूरत है, ठीक है। दिस वाज द मॉडल ऑफ एटम जिसकी शुरुआत हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। उन्होंने बोला था बीच में आपका न्यूक्लियस है जहाँ पे होते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसके चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं जिसकी फिक्स्ड एनर्जी है, इसलिए क्या है, आपका एटम रहता है स्टेबल। यही बात करी थी उन्होंने, करी थी कि नहीं करी थी। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इन ऑर्बिट्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की फिक्स्ड एनर्जी भी होती है, साथ ही में इनका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहता है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ये बोला था कि नहीं बोला था, कि इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इनकी एनर्जी और ये फिक्स एनर्जी, फिक्स एंगुलर मोमेंटम, और ये दोनों की दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होती है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। पहली बार हमने इस वर्ड का इंट्रोड्यूस किया था। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब था, ये मतलब था कि फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में जाएगा, एक और शेल बना देते हैं फॉर द कन्वीनियंस, इस प्रकार से मैंने एक और शेल बना दिया, ठीक है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में जा सकता है, इस शेल से इस शेल में भी जा सकता है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन इस शेल से इस शेल में भी जा सकता है, राइट।
तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है अपनी एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। मतलब या तो ये बाहर से अंदर जा सकता है और ऐसा भी कर सकता है, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर चला गया, या फिर इधर से इधर चला गया, राइट। ये सारे जंप्स पॉसिबल है, पर हमने क्या बोला था, ये जंप्स क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब है जैसे मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ, जब मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मैं कैसे चढ़ती हूँ, पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे होती हूँ, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, राइट। मैं अपनी हाइट एक एक करके इंक्रीज कर रही हूँ, मैं ऐसे कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रही, राइट। कि या तो मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू, इनको क्या बोला था, इनको बोला था n इज इक्वल टू 1, ये था n इज इक्वल टू 2, ये था मेरा n इज इक्वल टू 3, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था कि या तो इलेक्ट्रॉन मुझे 1 में मिलेगा, या सेकेंड शेल में, या थर्ड शेल में। शेल बोलो या ऑर्बिट बोलो एक ही बात है। ये चीज़ बोली थी, कभी 1.1 1.2 में नहीं मिलेगा, है ना। क्वांटाइज का मतलब होता है कि ये जो n का नंबर है ना, यहाँ पे n लिखा हुआ है, ये n या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4, इसके अलावा n की कोई पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। चाहे मैं एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, इन दोनों में क्वांटाइज्ड वैल्यू रहने वाली, कि इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड शेल में होगा या थर्ड शेल में, बीच में नहीं होता। फिक्स्ड एनर्जी के शेल्स में इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये बोहर की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोहर की क्या थी, कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, क्या था बच्चा, बोहर की अगर मैं बात करूं, बोहर एटॉमिक मॉडल, तो जो ध्यान में रखने वाली चीजें वो मैंने बताई आपको। क्या क्या बताई मैंने, कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी, राइट, फिक्स्ड एनर्जी होगी। साथ ही में क्या होगा इनका, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, राइट, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। और ये दोनों की दोनों वैल्यूज कैसी हैं, क्वांटाइज्ड वैल्यू है। कैसी है, क्वांटाइज्ड वैल्यू। याद है लास्ट लेक्चर में हमने कंक्लूड किया था, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। नेक्स्ट चीज क्या है, कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अप्लाई होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ओनली एप्लीकेबल ऑन 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। याद है ये चीज, कि या तो हाइड्रोजन पे होगा जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, या फिर होगा हीलियम प्लस पे जिसके पास फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर होगा लिथियम 2 प्लस पे जिसके पास फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, या होगा बेरिलियम 3 प्लस पे जिसके पास फिर से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे एप्लीकेबल होता है। लास्ट में हमने बात छोड़ी थी कि जब रेडियस मुझे कैलकुलेट करना है बोहर ऑर्बिट का, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन आपकी न्यूक्लियस से कितना दूर है, तो उसकी दूरी हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस इक्वल्स टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर, था कि नहीं, एन स्क्वायर बाय जेड। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या था, एन वॉज योर ऑर्बिट का नंबर, ऑर्बिट बोलूँ या फिर शेल बोलूँ एक ही बात है। Z क्या है आपका, Z है एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है Z। ये चीज़ें सभी को क्लियर है, ये चीज़ें सभी को क्लियर है। हमने लास्ट क्लास का रिकैप किया है, बहुत ज़रूरी है मॉडल समझना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीज़ें समझ आई, आगे बढ़ूँ, ठीक है, आगे बढ़ूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ, जहाँ पे मैंने छोड़ा था लास्ट क्लास में। Which state of triply ionized beryllium has the same orbit as that of the ground state of hydrogen atom? क्या था, as that of the ground state of hydrogen। ground state क्या होती है, पहले ये चीज़ समझते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया मेरा, ground state of hydrogen atom। ground state क्या है, मैं एक एटम बना रही हूँ। ground state होता है जब मेरा होता है n is equals to 1। क्या है, n is equals to 1। जब मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी जब वो फर्स्ट शेल में है। तो जब वो n इज इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन है तो इसको मैं बोलती हूँ ग्राउंड स्टेट। क्या बोलती हूँ, ग्राउंड स्टेट बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हैज द सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मैं रेडियस निकालती हूँ, अगर क्या निकाल रही हूँ रेडियस, उसका फॉर्मूला क्या है, 52.9 इंटू
n स्क्वायर बाय z, ये है। तो क्या हो जाएगा 52.9 पिकोमीटर आंसर आएगा, क्योंकि n की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है कि नहीं? दोनों की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो इतना मेरा आंसर आता है। अब ये पूछ रहा है विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 4। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 4। अब मैं अगर बेरिलियम 3+ का रेडियस निकालती हूँ, ठीक है, हैज़ द सेम ऑर्बिट रेडियस, इसका ऑर्बिट रेडियस दे रखा है आपको, कितना है? 52.9 पिकोमीटर है। समझ रहे हो आप? ये बोल रहा है कि बेरिलियम 3+ का ऑर्बिट रेडियस सेम है जो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट का एटॉमिक रेडियस है। तो आपको क्या निकालनी है? आपको इस n की वैल्यू निकालनी है फॉर द बेरिलियम। समझ गए? तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ 52.9 इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू n स्क्वायर, z की वैल्यू कितनी है? 4 है कि नहीं? तो इससे ये कट गया, राइट। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 आ गई। तो जब इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, तो इसका मतलब है जब बेरिलियम का, इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरी बेरिलियम 3+ का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 में है, उसका रेडियस सेम होता है जब मेरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में। समझ आई ये चीज़? मतलब कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में है, उसका रेडियस सेम है जब मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 में है। ठीक है, इसका बेटर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मैं आपको। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई न्यूक्लियस, ऑफ, ठीक है। अब क्या है, ये मैंने हाइड्रोजन ड्रॉ किया, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ रेडियस ऑफ बेरिलियम 2+, बेरिलियम 3+ का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, ये है रेडियस ऑफ बेरिलियम 3+ जब मेरा इलेक्ट्रॉन किस में है? n इज इक्वल्स टू 2 में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का किस में है? n इज इक्वल्स टू 1 में है, उसका रेडियस इक्वल है जब मेरे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इन दोनों के रेडियस क्या है? इन दोनों का रेडियस है इक्वल। ये चीज समझ आई सभी को? सेकंड आंसर आ चुका है। मुझे 3 बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी वेरी गुड, वैभव एंड आदित्य एंड शुभम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल, देन इसका आंसर बताइए। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी क्या होती है? ये बोल रहा है, इसको इसे बना के दिखाती हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मेरा फॉर एग्जाम्पल हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी का क्या होता है? क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट आउट होती है, या एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है या एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है? टेल मी द आंसर टू दिस, टेल मी द आंसर टू दिस बच्चा। वैभव बोल रहे सब चीटर हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो वैभव? क्यों बोल रहे हो? उनको आपकी चैट्स नहीं दिखती बच्चा। देखो, आप जो मुझे आंसर भेजोगे वो किसी और को दिखाई नहीं देगा। नहीं, मतलब यहाँ पे यही है, जैसे कोई और आपका आंसर कॉपी नहीं कर सकता बिकॉज कोई और आपकी चैट नहीं देख सकता, सिर्फ मैं देख सक रही हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, ये आंसर बताइए बच्चा। ठीक है, मेरे पास फिर से ओके, इस बार 4 आंसर आए हैं। वेरी गुड, एनर्जी इज एमिटेड, एक्सट्रीमली करेक्ट। जब हायर से लोअर में जाता है तो मेरी एनर्जी क्या होती है? एमिट आउट होती है। क्या होती है? एमिट आउट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ h न्यू, राइट, गिव अवे एनर्जी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, जल्दी से बताइए, तो बहुत इजी है। सेकेंड बोहर ऑर्बिट का रेडियस पूछा है, रेडियस का फॉर्मूला तक दे रखा है आपको, और जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन,
आपको रेडियस का फॉर्मूला तक दे रखा है, आपको केवल बोला है रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है, ठीक है। सेकंड बोहर ऑर्बिट क्या होगा, जहां पे n की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। बस n की वैल्यू 2 कर पुट करके आंसर बताइए, n की वैल्यू 2 पुट करके आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। हाँ जी, जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। n की वैल्यू 2 ही तो पुट करनी है, क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1, z हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम आएगा कि नहीं, ठीक है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रेशियो ऑफ द रेडियाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो बताना, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत ज्यादा आते हैं। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और आपको रेडियस का फॉर्मूला भी दे रखा है, आपको रेशियो निकालने हैं ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस निकालना है सेकंड का अपॉन रेडियस निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट का ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर के, तो n2 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकती हूँ। तो रेडियस ऑफ 2 अपॉन रेडियस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, n2 कितना है, n2 है मेरा सेकंड बोहर ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, r2 अपॉन r1 की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 1, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 4 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, बहुत इजी था, केवल हमें पता है कि रेडियस और n का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जब भी हमें रेशियो लेना होता है बाकी की वैल्यूज इग्नोर कर सकते हैं, केवल रेडियस 2 और रेडियस 1 का रेशियो लिया तो आंसर आ गया 4, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2020 क्वेश्चन, शायद ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, मुझे बताना करेक्ट 4 आएगा। देखो इतने ही इजी क्वेश्चंस आते, लग रहा है ना इजी, ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एटम से जेईई मेंस में, ठीक है। चलिए ये बताइए, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस a0 इन लिथियम 2+, क्या ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, क्यों मुझे ऐसा याद आ रहा है, या मैंने किसी और क्लास में करवाया है। अब मुझे बी ऑप्शन, हाँ हमने किया था ना लास्ट क्लास में बी ऑप्शन, देखो पहले ही आंसर आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बी ऑप्शन है, लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम आ गए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, किसमें आए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो बोहर की सारी थ्योरी है, बोहर की एटॉमिक थ्योरी, वो किस में प्रेजेंट है, वो किसके लिए एग्जिस्ट करती है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जैसे हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीशीज। तो बोहर ने केवल और केवल हाइड्रोजन एटम को स्टडी किया था और इतने सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी हाइड्रोजन एटम की पूरी तरीके से स्टडी करें। तो हाइड्रोजन एटम का आप ले सकते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रा लेते हैं, क्या लेते हैं, इस प्रकार से मैं हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा लेती हूँ, जिसको मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम। मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, राइट, हाइड्रोजन एटम को मैंने ना एक्सरे से क्या कराया, उस पर बॉम्बार्डमेंट कराई, ठीक है। मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोई भी कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन एटम लिया, यहाँ पे मैंने इसकी एक्सरे से बॉम्बार्डमेंट कराई। तो जैसे ही मैं बॉम्बार्डमेंट कराऊंगी तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी चेंज होगी, राइट। मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ बाहर से, एक्सरे या कोई भी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होती है, काफ़ी सारी रेज है, हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो उन रेज में बच्चा क्या होता है, एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपने किसको दे दी, हाइड्रोजन एटम को दे दी। तो ये एटम में क्या करेगा, मुझे पता है कि मैम हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होता है कि उसके पास शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट। बट इसके पास और भी पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटी, चलो एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट क्या ये इलेक्ट्रॉन 1 शेल, 2 शेल,
3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, इतने शेल्स में कहीं पे भी जा सकता है। उसको एनर्जी मिली, क्या किया उसने, वो फर्स्ट शेल से लास्ट शेल में चला गया, वो फर्स्ट शेल से इस शेल में चला गया, यहाँ से इस शेल में चला गया, इस शेल में चला गया। ये सब इसके पास पॉसिबिलिटी होती है। तो जाने के बाद क्या करेगा, ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। याद रखना, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होके एनर्जी लेके चाहे हायर एनर्जी लेवल में चला जाए, बट उसकी फितरत क्या होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अपने अंदर बच्चा एनर्जी ले लेती है ना तो वो अनस्टेबल हो जाती है। चीज़ याद रखना, एवरी सिस्टम वॉन्ट्स टू बी एट लोअर एनर्जी। जो आप केमिस्ट्री में सिस्टम्स पढ़ते हैं वो हमेशा, वो आपकी और मेरी तरह नहीं है कि हम हायर एनर्जी में होते तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये सिस्टम्स होते हैं आलसी, ये चाहते हैं हमें लोअर एनर्जी स्टेट में रखो। तो केमिस्ट्री के सारे सिस्टम्स होते हैं आलसी, वो चाहते हैं कि आप हमें लोअर एनर्जी में रखो, वहीं पे हम अच्छे से रहेंगे, राइट। तो ये जो सिस्टम्स है ये क्या करते हैं, हायर एनर्जी में चले गए इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, अब हायर एनर्जी में जाने के बाद ये एनर्जी लूज कर करके वापस से नीचे आना स्टार्ट करेंगे। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब इसके पास नीचे आने के भी तो कितने सारे तरीके हैं। ये चाहे नीचे यहाँ से सेकंड शेल में चला जाए, लास्ट शेल से यहाँ चला जाए, अब ये वाले शेल से भी यहाँ जा सकता है, ये वाले शेल से यहाँ जा सकता है, ये वाले शेल से यहाँ जा सकते हैं। तो आपको दिख रही है कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के कोई भी शेल से कहीं पे भी जाने में। अब मैं ये नहीं बोल रही कि ये केवल एक हाइड्रोजन आटम में होता है। क्यों? क्योंकि हम जब कोई एक्सरे बम्बार्ड कराएंगे हाइड्रोजन पे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पूरी की पूरी हाइड्रोजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस लेते हैं, ठीक है। तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो वो इतने सारे एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेके किसी भी शेल में जा सकते हैं। उसके बाद एनर्जी लेने के बाद वो एनर्जी लूज करके वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हैं। चाहे वो कोई भी ग्राउंड स्टेट हो, चाहे वो एक लेवल नीचे ही आए, पर वो आएगा ज़रूर, ठीक। तो यही सब हमने क्या किया, मेजर किया, जिसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सारे नीचे एरोज आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या कर रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखोगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बस एक और लिख दीजिए, दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रम। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन का मतलब क्या होता है, जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है। ये तो हमने सीखा था। एमिशन होता है जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है। यहाँ पे सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी, ऊपर से नीचे आती हुई एरोस दिखाई दे रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ओ शिट, मैंने सारा मिटा दिया, दैट्स ओके, आई राइट इट अगेन। यहाँ पे हमने लिखा था एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये क्या है, हमारी हाइड्रोजन आटम का एमिशन स्पेक्ट्रम है। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सी ऑप्शन किसका आप आंसर दिया था? मैंने देखा नहीं, सॉरी। इसका सी ऑप्शन आंसर था कि बी ऑप्शन आंसर था? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि लास्ट क्लास में हमने सेम क्वेश्चन किया था, ठीक है। चलिए, अब ये लाइन स्पेक्ट्रम में मैंने क्या बोला है कि जब मैं हाइड्रोजन गैस को एक्साइट कराती हूँ तब क्या होते हैं, इतने सारे एटम्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। फिर वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं, तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम शो करते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोलेगा ही ये मेरा हाइड्रोजन का बीच का न्यूक्लियस है, इसके पास मेरे पास एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इतनी सारी एमिशन लाइंस कैसे मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो इसका आंसर क्या देंगे कि ये एक हाइड्रोजन आटम का नहीं स्पेक्ट्रम होता, ये पूरी गैस का स्पेक्ट्रम है, राइट। तो वो पूरी गैस में तो बहुत सारे एटम्स हैं, उन इतने सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके आ सकते, कोई भी शेल में एक्साइट होके जाके कहीं से भी जंप करके नीचे आते हैं। अभी जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है।
जैसे कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहली चीज देखो, यहाँ पे ना हमने सीरीज बना ली है। सीरीज क्या है, चाहे इलेक्ट्रॉन मेरी कोई भी हायर एनर्जी लेवल से, चाहे वो शेल नंबर, इसको मैं नाम दे देती हूँ, ये मेरा n, अच्छा दिए हुए ये n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज n इज इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात हो रही है। n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, इनकी बात हो रही है। ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8, राइट। और इन सभी एनर्जी लेवल्स में, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, इनको बहुत सारे नाम बोलते हैं, ठीक है। मैं बहुत सारे नेम्स देने वाली हूँ, तो आप यहाँ पे लिख दो, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, इनको बोलते हैं शेल्स भी बोलते हैं, राइट। तो ये सारे इन्हीं के नाम हैं, शेल्स, एनर्जी लेवल्स, ऑर्बिट्स, ये सब इन्हीं को हम बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चा मैंने क्या बोला कि चाहे इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में आए, चाहे मेरा 5th शेल से आए, चाहे मेरा 100th शेल से फर्स्ट शेल में आए, आ कह रहा है डी एक्साइट होके, राइट। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी कौन से लेवल में आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तब मैं उस सीरीज को क्या बोलती हूँ, लेमन सीरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, इसको बोलते हैं लेमन सीरीज बोलते हैं। सेकंड है कि चाहे मेरा इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर एनर्जी से जब n इज इक्वल टू 2 में आता है, उसको मैं बोलती हूँ बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट है, अब मेरा थर्ड एनर्जी में आता है तो उसको बोलती हूँ पैस्टन, फिर ब्रैकेट, और फिर ये जो लास्ट वाली, इसका नेम नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, इसको बोलते हैं फंड सीरीज, पर इसकी स्पेलिंग होती है PFUND, इसको बोलते हैं फंड सीरीज, ठीक है। अब इन सीरीज के बारे में क्या क्या है, ये सीरीज बच्चा जो लेमन सीरीज होती है, ये आपको दिखाई देती है नेकेड आइज से, सॉरी ये यूवी सीरीज होती है, बाल्मर सीरीज दिखाई देती है, ये विजिबल रीजन में होती है, ठीक है। और ये बाकी की जो तीनों सीरीज हैं, ये कहाँ पे होती है, ये होती है आपकी IR रीजन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंफ्रारेड रीजन। हम एक एक करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की भी बात करेंगे, बट उससे पहले मुझे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताना ज़रूरी था, क्योंकि वो आपको क्या बताता है, ये क्योंकि यही स्टडी करके तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, है ना। उन्होंने यही स्पेक्ट्रा स्टडी किया था कि आपको दिख रहा है कि या तो इलेक्ट्रॉन मेरा सेकंड शेल में होता है या फिर मेरा फर्स्ट शेल में, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन उनको मिला ही नहीं मिला ना। अब जहाँ जहाँ उनको इलेक्ट्रॉन मिला, उन्होंने उसको ऑर्बिट का नाम दे दिया और बोला कि ये ऑर्बिट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस प्रकार से देखा उन्होंने, और उन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को स्टडी किया, वहीं पे इतनी सारी लाइंस उनको मिल गई। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को स्टडी करना इम्पॉसिबल की बात है, क्योंकि ये एक इकलौता स्पेक्ट्रम स्टडी करने में ही बहुत मुश्किल आती है। हमें तो बहुत रूडिमेंट्री लेवल पे समझ आ रही हैं चीज़ें, इसके बाद बहुत सारे और भी, मतलब जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री जब आती है, तब इससे हायर लेवल पे बातें होती है। बट वो हमें 11th 12th JEE तक की जब बात करते हैं, नीट तक की बात करते हैं, तब हमारे को ये ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ आई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसी को कोई डाउट? यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही होगी आपको। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे दिख रहा है कि जो एनर्जी लेवल का गैप है, यहाँ पे देखो सारी की सारी जो एनर्जीज लिखी है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रही है। अब देखो एनर्जी क्या यहाँ पे है, -13.6, देखो धीरे धीरे कम होती जा रही है नेगेटिव में, फिर -3.6, फिर -1.51, -0.85, -0.54, दिख रहा है आपको धीरे धीरे एनर्जी की नेगेटिव, सारी एनर्जी की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं पहली बात। और जैसे जैसे मेरी ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी की नेगेटिव वैल्यूज़ डिक्रीज होती जा रही हैं, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो जो n = 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो सबसे ज़्यादा है, एनर्जी का गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इतना एनर्जी का गैप है। फिर धीरे धीरे ये एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ लिख दूँ एज वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंक्रीज होती है एनर्जी गैप डिक्रीजेस, हो रहा है डिक्रीज की नहीं हो रहा, दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा, ये जो हमने पढ़ा अभी स्पेक्ट्रम में बहुत चीज़ें डिफाइन करता है ना।
और दूसरी चीज़ क्या है कि मेरी एनर्जी हमेशा नेगेटिव में दिखाई दे रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, चाहे कोई भी ऑर्बिट में हो, इज नेगेटिव, राइट। एंड दोबारा से एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या होती जा रही है, एनर्जी क्या होती जा रही है, आप बोलोगे इंक्रीज हो रही है मैम, नेगेटिव वैल्यू है, डिक्रीज हो रही है, एक्चुअली एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी इंक्रीजेस, ये बेसिक मैथ्स तो मैं सोचती हूँ आपको आती होगी। अगर नेगेटिव वैल्यूज, बेटा नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो एक्चुअल वैल्यू उतनी ही छोटी होती है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो रही है आपके किसकी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जितना दूर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है और इंक्रीज होती जा रही है, क्लोज टू जीरो पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आई। पर अगर कोई बोलेगा एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है ना, यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, फिर कम नेगेटिव, फिर कम नेगेटिव। किसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कोई डाउट है क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम है, इसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इस प्रकार की लाइंस नजर आती हैं, जब मैं स्पेक्ट्रा देखती हूँ तो मुझे लाइंस दिखती है जो मुझे दिखी, फिर इसी में मेरे को पता चला लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पी फंड सीरीज, ब्रैकेट, पास्टन, ठीक है। समझ आया? यस नो में प्लीज रिप्लाई कीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए सो दैट मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ आपके। आया समझ? इंटरेस्टिंग है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आया सभी को समझ? ठीक है, चलिए आगे चलो। नेक्स्ट है आपका, अब जो ये ट्रांजिशन हो रहा है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेशली, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत फेवरेट है आपके एग्जामिनर्स का। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से काफ़ी एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है हम एनर्जी डिफरेंस ही कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी डिफरेंस होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, राइट। ई फाइनल होता है माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, ठीक है। तो आर एच क्या है? आर एच को बोलते हैं हम रीडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। आर एच है बच्चा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ, आर एच इज योर रीडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? रीडबर्ग्स कांस्टेंट। तो जब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करने को बोला जाए तो आप रीडबर्ग्स कांस्टेंट का यूज करके इस प्रकार से एनर्जी निकालते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आर एच एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर, राइट। इनिशियल का स्क्वायर माइनस एन फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार, अगर आपको जूल पर एटम में आंसर देना है तो आर एच की वैल्यू हो जाती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ये जब जूल में आंसर्स देना है, किसमें? जूल पर एटम में। जूल पर एटम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपको दिस इज ऑल्सो नोन एज रीडबर्ग्स फॉर्मूला, अगर आपको किस में देना है आंसर, अगर आपको पर मीटर में आंसर देना है, ठीक है। ये कैसे निकाला है? आपको एनर्जी पता चली, एनर्जी को कैसे लिख सकती हूँ? एनर्जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट। न्यू होता है मेरा C बाय लैम्डा, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि नहीं? न्यू क्या होता है? न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड्स, राइट। एंड लैम्डा क्या है? आपकी लाइट की वेवलेंथ, क्या है? वेवलेंथ ये सिग्निफाई करती है। आइए चीज समझ, तो ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू को मैं इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, न्यू की जगह C बाय लैम्डा लिख दिया, राइट। अब बच्चा जो 1 अपॉन लैम्डा होता है, जो 1 अपॉन लैम्डा होता है उसको मैं लिख सकती हूँ इस प्रकार से वेव नंबर की फॉर्म में। 1 अपॉन लैम्डा को बोला जाता है वेव नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।
दीज नोट्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियली इंपॉर्टेंट। इतने क्वेश्चन सिर्फ यहीं से सॉल्व होंगे। E इज इक्वल टू एच न्यू में तो इतने क्वेश्चन आते हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूले से, मजाक नहीं कर रही, बेसिक से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बेसिक्स ही बच्चे पढ़ते नहीं है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, एच क्या है, एच भी पता होना चाहिए। यस, एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये सारी चीज़ें बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको पूछा जाए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ में एनर्जी का डिफरेंस, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब मेरा सेकेंड ऑर्बिट, जैसे अगर पूछा जाए कि मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो आप क्या करोगे, इनिशियल क्या डाल दोगे, थर्ड, और फाइनल डाल दोगे फर्स्ट ऑर्बिट। तो 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जूल पर एटम में आंसर निकालना है तो हम ये वैल्यू यूज करते हैं। बट सिमिलरली अगर अपन को 1/λ निकालना है, वेव नंबर, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वेव नंबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच सी। तो डेल्टा ई की जगह आर एच अपॉन एच सी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, कांस्टेंट है। रीडबर्ग कांस्टेंट है, एच मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी मेरी स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 1.09667 इंटू 10 टू द पावर 7। फिर दोबारा से 1/ni² माइनस 1/nf² पर मीटर। तो ये किसका आंसर है, 1/λ का, और इसी को बोला जाता है रीडबर्ग्स फार्मूला। क्या बोला जाता है, रीडबर्ग्स फार्मूला। ये चीज़ें समझ आई सभी को? ये बेसिक यही फॉर्मूला को यहाँ पे पुट किया है, इस इक्वेशन में पुट किया है। और 1/λ जिसको बोलते हैं वेव नंबर, और उसकी यूनिट हो जाती है पर मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। ठीक है, और क्या चीज़ें बताई थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लेमन सीरीज यूवी रीजन में हमें देखने को मिलती है, मतलब उस पर जब यूवी लाइट डालोगे तभी आपको वो दिखेगी। विजिबल स्पेक्ट्रम में है बामर सीरीज, राइट? तो बामर सीरीज आपको कब दिखेगी, नेकेड आई से दिख जाएगी। बाकी की आईआर वेवलेंथ की सीरीज है, आईआर में आ जाती हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। नेक्स्ट है जिससे और क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ही करने, तो हम क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। क्वेश्चंस में क्या आते हैं, आपको ये पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतनी सारी लाइंस आ रही थी, अब आपको वो दे देगा कि आपको ट्रांजिशन करना है n इज इक्वल टू 7 से n इज इक्वल टू 2 में, तो कितनी लाइंस पॉसिबल हैं, है ना? बहुत सारी लाइंस पॉसिबल हैं, क्योंकि क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 7 से, फॉर एग्जाम्पल मुझे n इज इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन कराना है, तो क्या क्या हो सकता है कि वो 7 से 6 में चला जाए, 7 से 5 में चला जाए, 7 से 4 में चला जाए, सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 6 से 5 में चला जाए, फिर उसके बाद 6 से 4 में चला जाए, तो ऐसे हम बहुत सारे ट्रांजिशंस लिख सकते हैं। तो आप ये पूरा लिखने बैठोगे एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, बट कभी मुश्किल वैल्यूज दे दी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो एमिट हो सकती हैं जब एक इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड स्टेट N2 डी एक्साइट्स टू N1, जिसमें N2 N1 से बड़ा है, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकालते हैं, अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लाइंस निकालने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस आए भी हैं। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, कभी कभी पूछ लेगा कि लिमिटिंग लाइन निकालो, तो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, इट इज अ लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मैं एक और आपका फंडा क्लियर कर देती हूँ। मैक्सिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की होती है 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी। वो कब होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एटम है और इसके शेल्स हैं, तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन कितना इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाता है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब उसका
ऑर्बिट से, एटम से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके चली गई, उसका कोई कनेक्शन नहीं है आप किसी भी ऑर्बिट से, यहाँ जाके बच्चा उसकी एनर्जी हो जाती है ज़ीरो। क्या हो जाती है? ज़ीरो। ये है किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास में आता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कैसे होती जाती है? नेगेटिव। देखी थी हमने कि इलेक्ट्रॉन्स की सारी एनर्जीज नेगेटिव थी। ऐसा क्यों है? एनर्जी नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जो भी चीज़ें अट्रैक्टिव फोर्सेस है, अट्रैक्ट हो रहा है ना, वहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वहाँ पे हमेशा वो एनर्जी होती है नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे होती है बच्चा आपकी नेगेटिव एनर्जी। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो लिमिटिंग लाइन होती है जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। और एक यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन देखो, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, मतलब कि एनर्जी और जो वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो एनर्जी और वेवलेंथ की रिलेशनशिप कैसी है? इनवर्स। मतलब कि जब वेवलेंथ होगी मेरी हाईएस्ट तो एनर्जी होगी सबसे कम, मतलब कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? जब मेरी एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है ज़ीरो एट द इन्फिनिट डिस्टेंस, राइट? तो इट इज़ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। N2 की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। कि इनफाइनाइट से वो कहाँ पे आ रहा है? आपकी फर्स्ट शेल में आ रहा है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ये चीज़? जहाँ पे N2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी वहाँ से आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाल पाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट होती है। ये चीज़ समझ आई? ठीक है, एनर्जी और वेवलेंथ का जो हमारा रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, ठीक है, इनफाइनाइट करेक्ट। चलो अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, बोहर्स का। अब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, जिससे बोहर भैया ने हमारा क्या देखा था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल बनाने की कोशिश करी थी। उससे हमें ये पता चला कि जैसे लाइंस हमारी सिर्फ n=2 से 1 में जा रही है, 3 से 2 में जा रही है, कहीं बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में है। तो ये सारे कंक्लूजन्स निकाले थे हमारे बोहर ने। अब बोहर एनर्जी डिफरेंट होती है। अभी जो हमने एनर्जी निकाली ये तो हाइड्रोजन एटम लाइक की एनर्जी हो गई, राइट? अब हम बोहर्स एनर्जी भी देखते हैं कि बोहर ने किस प्रकार से एनर्जी निकाली थी। वैसे फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, फंडा भी सेम है, बट बोहर की कैलकुलेशन से क्या एनर्जी है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो बता डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट निकालेंगे। टोटल एनर्जी हमें आज तक पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आए, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आप, मैं हूँ, चाहे बस, चाहे पेन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, टोटल एनर्जी हमेशा होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मोशन से होती है, पोटेंशियल मतलब कि जो उसकी रेस्ट करते हुए, मतलब पोटेंशियली भी मेरे अंदर में कोई एनर्जी है ना, ज़रूरी थोड़ी जब मैं भाग दौड़ रही हूँ तभी मैं एनर्जी कंडक्ट करूँ, राइट? मेरे अंदर भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। मोशन से जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। टोटल होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और हमें पता है कि नेक्स्ट चीज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं, बचपन से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv², वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हाफ mv² होता है इसका फॉर्मूला। हमने लास्ट आपको याद है, लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, mv²/r = kZe²/r², राइट? तो यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें हमने v की mv² की वैल्यू पुट कर दी, जिससे मेरा फॉर्मूला आता है कुछ इस प्रकार का। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्योंकि पोटेंशियल है अट्रैक्शन की एनर्जी, तो यहाँ पे अट्रैक्शन वाली है kq1q2/r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, q1 q2 की जगह kZe²/r लिख दिया। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी, राइट? तो जब आप इसको प्लस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी है आपकी नेगेटिव में, ठीक है? जब इसको ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, kZe²/2r।
ठीक है, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट अ डेरिवेशन। ये लास्ट क्लास में हमने निकाला था, लास्ट क्लास में निकाला था कि नहीं निकाला था, ये वहीं से हमने क्या किया है, यहाँ पे पुट कर दी चीज़ें। ठीक है, अब मेरे को एक्सप्लेन करने का यहाँ कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, लास्ट क्लास की जो डेरिवेशंस है, इस क्लास की डेरिवेशन साथ साथ में लेके बैठेंगे एंड देन यू विल डिराइव ऑन योर ओन, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसमें मेरा एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल डेरिवेशंस हैं ये। उसके बाद टोटल एनर्जी मेरी इतनी आ गई। ठीक है, अब इतनी टोटल एनर्जी आने के बाद हमने जो लास्ट क्लास में फिर से रेडियस का फॉर्मूला ये निकाला था, तो इसके बाद हमने रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो टोटल एनर्जी की कुछ इस प्रकार वैल्यू आ जाती है। लास्ट क्लास में निकाला था रेडियस का ये फॉर्मूला, गो एंड चेक योर नोट्स। ठीक है, उसके बाद जब मैंने सारी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, विच इज व्हाट 2 इंटू पाई की, पाई इज अ कॉन्स्टेंट, z नहीं है कॉन्स्टेंट, e इज अ कॉन्स्टेंट, e इज व्हाट योर चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, k is once again your constant, right, m is the mass of electron, फिर h is Planck's constant। ये सारे कॉन्स्टेंट्स की जब वैल्यू पुट करती हूँ तो एनर्जी की वैल्यू आती है ये, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से कभी भी डेरिवेशन से क्वेश्चंस बने नहीं, बट स्टिल यू मस्ट नो, क्या पता कहीं पे भी बन जाए, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है जेई वाला। तो आपके सामने डेरिवेशंस हैं, जो लास्ट क्लास की डेरिवेशन थी और इस क्लास की डेरिवेशन है, आपको साथ में दोनों को रखना है नोट्स को और खुद से डिराइव करनी है, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जो एनर्जी की वैल्यू है, आप देखिए कितनी आई है, नेगेटिव 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 z² बाय n² जूल पर एटम। जूल में अगर आंसर है तो ये वैल्यू यूज करनी है, पर एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ सकता है, EV लिखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का आंसर चाहिए, तो होगा -13.6 इंटू z² अपॉन n², राइट। तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हुई, तो मैम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -n² बाय z²। ये चीज़ें समझ आई, एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल हुई। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल था, रेडियस प्रोपोर्शनल था, अच्छा सॉरी ये z² बाय n² है, वही मैं बोलूँ कि ऐसे तो गलत आंसर आएगा, z² बाय n², राइट। रेडियस प्रोपोर्शनल था n² बाय z के, था कि नहीं, n² बाय z के रेडियस प्रोपोर्शनल था। तो ये सारी रिलेशनशिप्स आपको याद रखनी है। बोहर एनर्जी की रिलेशनशिप क्या है, z² अपॉन n² के प्रोपोर्शन है, पर ये नेगेटिव साइन भी है साथ में, राइट। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। समझ आ रही है चीज़, अगर मैं n इंक्रीज करती हूँ तो E भी इंक्रीज होगा। मैम अब बोलो कि मैम ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर आप बोल रहे हो कि मैम एनर्जी और मेरा n की तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो जब n बढ़ेगा तो एनर्जी को डिक्रीज होना चाहिए, बट मेक श्योर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, डोंट फॉरगेट दैट। तो जब n बढ़ेगा तो मेरी एनर्जी भी बढ़ेगी, राइट। तो यही बोल रही हूँ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। नेगेटिव वैल्यू चाहे डिक्रीज हो, नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट एक्चुअली में एनर्जी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, याद रखना। वो कब होती है, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ से आपको मिली है। अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, ठीक है। कोई डाउट नहीं आ रहा इतनी देर से, चलूँ मैं आगे। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप मेरे से। तो एनर्जी की रिलेशनशिप क्या होगी, -z² अपॉन n² के प्रोपोर्शन है, और यहाँ पे 13.6 या फिर 2.18 × 10⁻18। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने वाली चीज़ें हैं तो ये हैं डेरिवेशन से ज़्यादा। डेरिवेशन से आज तक यहाँ से तो कोई सवाल आया नहीं है, नॉट इन माई नॉलेज, बट स्टिल हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। कहीं पे भी कुछ भी सवाल आ सकता है, तो हमें पता सब होना चाहिए। चलिए उसके बाद अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम की दोबारा से बात करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था, यहाँ पे भी देखते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है, ऑर्बिट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी is placed at the bottom and all other orbits are placed above this। तो जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं इस प्रकार का बनाते हैं, तो देखो जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो बॉटम पे है, ये सबसे कम है, राइट।
जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिख रहा है, ये कहाँ पे है, जब मेरा ऑर्बिट का नंबर है इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत दूर है आपका इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, राइट। द गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स, राइट। अब इनका गैप क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे ही रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है मेरा गैप डिक्रीज होता जा रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। ये वही सेम चीज़ है जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखी थी, क्योंकि बोहर ने वहीं से तो अपने रिजल्ट्स कंक्लूजन्स ड्रॉ करे थे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। तो यहाँ पे भी ये एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन का ही बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर एनी अदर, कोई और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैन बी जनरेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द अबव वैल्यूज विद z स्क्वायर, राइट। क्योंकि एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो ये बोल रहे कि ये तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम है, पर आपको लिथियम का बनाना है फॉर एग्जाम्पल। तो लिथियम का क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी एनर्जी को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एनर्जी को इंटू 3 कर दो, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपकी लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिथियम का एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। ये चीज़ समझ आई, ठीक है। अभी तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए एनर्जी लेवल डायग्राम्स में। टोटल एनर्जी बताता है ये, है ना। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों एनर्जीज के बारे में बात हो रही है इस एनर्जी लेवल डायग्राम में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप ये मॉडल देखिए। ये मॉडल क्या है, बीच में मेरा कहीं पे न्यूक्लियस होगा ही ऑब्वियसली। अब यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियस के पास मेरा ऑर्बिट होता है उससे बोलते हैं n = 1, वही बोला जाता है ग्राउंड स्टेट, दिखाई दे रहा है, उसको बोलती हूँ ग्राउंड स्टेट। जब n = 1 में इलेक्ट्रॉन है उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। जब n = 2 में इलेक्ट्रॉन है उसे बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली एक्साइज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें लिखा होगा कि आपको रेडियस कैलकुलेट करना है जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। आप क्या कर रहे थे, फर्स्ट, ओके, n = 1, गलत। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जब आपका ऑर्बिट का नंबर है 2। एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से एक्साइट होके सेकंड शेल में गया, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में गया, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, राइट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है जब n = 3 होता है, राइट। तो एक्साइटेड स्टेट जैसे सेकंड है तो उसकी n की वैल्यू क्या होगी, एक ज़्यादा। सिमिलरली फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n की वैल्यू होगी 5, तो एक ज़्यादा होती है n की वैल्यू जो आपकी एक्साइटेड स्टेट्स की वैल्यू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो यही बोल रही हूँ कि बच्चा आपको घर जाके, मेरे को पता है जब मैं समझा रही हूँ आप यस मेरे सामने करो और मुझे यकीन भी है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। मैं ये नहीं बोलती 100% आ रहा है, पर हाँ आ रहा है, तभी आप मुझे यस मैम बोल रहे हो और अभी तक कोई डाउट्स नहीं है, मैं तो यही मान के चलूँगी। बट आप मेरी एक बात मानो कि अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि मुझे आज की क्लास तो समझ आ गई है, राइट, बट आपको घर जाके क्या करना है, ये चीज़ें रिवाइज करनी है, लर्न करनी है। आपके लिए सारी चीज़ें बच्चा नई है, ये चीज़ याद रखना है। एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। तो न्यू चीज़ों को दिमाग में फिक्स करने के लिए, ताकि मैं क्वेश्चंस जब करूँ तो दोबारा से थ्योरी पढ़ने की मेरे पे वो ना आए। क्वेश्चंस करूँ तब मैं सिर्फ क्या देखूँ, फॉर्मूला शीट देख लूँ कि रीड इसका ये फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला, क्योंकि बाकी चीज़ें मेरी क्लियर है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मेरी क्लियर है, मुझे समझ में ही नहीं आया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या है तो मैं दोबारा से थ्योरी खोल के बैठूंगा। नॉट द राइट प्रैक्टिस। राइट प्रैक्टिस ये है कि जब ये चैप्टर पढ़ा जाके ये थ्योरी आपको क्या करनी है, अपने दिमाग में एकदम सेटल डाउन करनी है। सेटल डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हाँ जी, हाँ तो बच्चा घर पे तो हो तो क्या हुआ, घर पे मतलब आपका मेरे को समझ नहीं आया, आप घर पर हो तो आपको घर पे भी तो पढ़ना है, पढ़ना नहीं है? घर पे तो सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है, राइट, कहीं और जाके नहीं होती। ये आप, ये सच में मिथ है, आप मेरे से पूछ लीजिए। सबसे अच्छी पढ़ाई आपके घर में होती है, आपके रूम में होती है। रूम नहीं है तो जहाँ पे आप डेजिग्नेटेड प्लेस है, एक टेबल चेयर लगा के जहाँ बैठने पड़ते हो, कुछ तो आपका जगह होगी ना पढ़ने बैठने की, वहाँ पे जाके आप पढ़ो, राइट।
जब ही जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई, ये लेक्चर काफ़ी लंबा है, राइट? अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी, गो रिवाइज इट, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये थी, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ये थी, तो यहाँ पे क्या है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस बेसिक आते हैं इस चैप्टर से भी, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये इन्हीं चीज़ों में गुमराह कर देता है क्योंकि थ्योरी आपकी याद नहीं होती। समझ गए? चलो अब उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपको दिखाई दे रही है क्या है, जब मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जा रहा है, n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है। और सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी लेवल है जब मेरा ग्राउंड स्टेट से जा रहा है n इज इक्वल टू 3 में। समझ आ रहा है? दिस इज सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट N2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस EN2 माइनस EN1। फॉर हाइड्रोजन एटम E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है। इफ लोअर एनर्जी स्टेट इज नॉट मेंशन, वी टेक इट एज ग्राउंड स्टेट। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या बोलेगा कि वो फोर्थ एनर्जी शेल से आ रहा है। अब आप बोलोगे कहाँ आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। तो अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि फोर्थ एनर्जी शेल से कहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको मानना है कि वो फर्स्ट एनर्जी शेल में आ रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, E1 माइनस E2 करके हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले अब आपके पास क्वेश्चन है करने के लिए, क्वेश्चन है करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, इन हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट हैज मिनिमम एनर्जी। इन हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट के पास मिनिमम एनर्जी होती है, ट्रू है कि फॉल्स? आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी आंसर, क्योंकि मैंने बता चुकी हूं, जब पढ़ा रही थी तो बताया था। क्या n इज इक्वल टू 1 में मिनिमम एनर्जी होती है? एनर्जी एट n इज इक्वल टू 1, जल्दी से बताइए, क्या n इज इक्वल टू 1 में मिनिमम एनर्जी होती है? ट्रू, वेरी वेरी गुड, दिस इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। n इज इक्वल टू 1 में मिनिमम एनर्जी होती है, यस यस। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, the ground state of energy of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. ground state energy दे रखी है, क्या है ground state? the energy of second excited state of helium plus ion in electron volt is, जल्दी से बताइए। आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेट? थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी का क्या मतलब है? n इज इक्वल्स टू 1 की एनर्जी दे रखी है, किसकी? हाइड्रोजन एटम, जिसका Z हो जाता है 1, इस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे रखी है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट कैसे करती हूँ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम? कैसे कैलकुलेट करती हूँ? माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट? ठीक है, ये है मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। आपको दे रखी है कितनी एनर्जी है? माइनस 13.6 ही एनर्जी है, विच इज इक्वल्स टू इतनी आपकी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है। ठीक है, ऑब्वियसली यही होगी, क्योंकि यहाँ पे Z कितना है? Z भी मेरा 1 होगा हाइड्रोजन का, N भी मेरा 1 है, तो आंसर मेरा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आपको पूछा हुआ एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू क्या होगी? बस इतना बता दो, क्वेश्चन तो मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है। n की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? n की वैल्यू कौन बताएगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट, आ चुके हैं मेरे पास आंसर। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू होती है 3। वेरी गुड वेरी गुड, राइट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 3। तो अब कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ हीलियम निकालनी है, हीलियम प्लस, राइट? तो वो होती है माइनस 13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर
अपॉन n का स्क्वायर भी क्या है 3 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -13.6 इंटू 4/9, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर 2 -3.4 आंसर आ चुका है क्या, -13.6। बेटा द करेक्ट आंसर इज -6.04। क्या आंसर निकाला है आपने, सेकंड कैसे आ सकता है आपका आंसर, -3.4 किस प्रकार से आंसर आ रहा है। यहाँ पे आप कैलकुलेट ही तो करना है आपको, सिंपल सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, सेकंड नहीं आएगा बच्चा, 6.04 आएगा आंसर। कितना आएगा 6.04। क्या गड़बड़ करी है, -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो आंसर आएगा -6.04, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखा है आपको, एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज दिस, एनर्जी दे रखी है। Angular momentum of electron in the given orbit will be, angular momentum पूछा हुआ है, तो एनर्जी कितनी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसकी एनर्जी है, हाइड्रोजन की। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, हाइड्रोजन का होता है -13.6 इंटू Z²/n², दिस इज द फॉर्मूला, राइट। एनर्जी मुझे गिवन है -1.51 इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है हाइड्रोजन की 1 अपॉन एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो एन की वैल्यू मैं इस प्रकार से कैलकुलेट कर लूंगी। हाँ, तो 6.04 ही आंसर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी -13.6 अपॉन -1.51, राइट। इस प्रकार से आपकी क्या आएगी, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 13.6 डिवाइडेड बाय 1.51, कितना आएगा 9। वेरी गुड वेरी गुड, एन स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो हमें पता है एन की वैल्यू आ जाएगी मेरी √9, तो एन की वैल्यू आ गई 3। वेरी वेरी ऑसम, वेरी वेरी ऑसम, एन की वैल्यू 3 आ गई। एन की वैल्यू 3 आ गई तो मैं बहुत इजीली एंगुलर मोमेंटम निकाल सकती हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो n की जगह आ जाएगी 3, तो 3h अपॉन 2π इसका आंसर होगा। वेरी इजी, 3h अपॉन 2π, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। n की वैल्यू मैंने निकाली क्योंकि मुझे एनर्जी दे रखी थी, वो बोल रहा है कि इतनी एनर्जी है, तो मैंने देखा कि हाइड्रोजन की इतनी एनर्जी कौन से ऑर्बिट में होती है, तो मैंने निकाला, तो n की वैल्यू होगी 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट में ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड ऑर्बिट का मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल सकती हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, तो इससे आ गया 3h अपॉन 2π। करेक्ट आंसर इज बी, राइट, बी नॉट थर्ड, 3h अपॉन 2π, सेकेंड ऑप्शन यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी फॉर पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको बहुत सारी एनर्जीज दी हुई हैं, इसमें आपको बतानी है कि इसमें से सिर्फ कोई एक ही क्या है एनर्जी हो सकती है हाइड्रोजन एटम की, कौन सी हो सकती है, कौन से पॉसिबल वैल्यू। एक तो ये हो गया कि मैम पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकती, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट आउट। पॉजिटिव हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, नहीं हो सकती, 0 या 0 से कम ही होती है, राइट। तो ये तो एलिमिनेट आउट हो गए। इन दोनों में से बताना है कि कौन सी पॉसिबल स्टेट है। कैसे निकालोगे,
निकाल के बताओ मुझे, बहुत इजी है। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, करना कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है हाइड्रोजन एटम की या ये वैल्यू पॉसिबल है, राइट? तो लेट मी नो द करेक्ट आंसर एज अ होमवर्क क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिस, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी एट, सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास कब होती है? द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल बी एट, जल्दी से, वेरी इंटरेस्टिंग इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा एनर्जी, ये तो हमने बहुत बार कर लिया बच्चा, बहुत बार कर लिया। आंसर बताइए। डी ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट, डी ऑप्शन जिसने भी दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज, ये आप मुझे करके बताओगे। फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब होता है, पहले तो ये ढंग से पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की आपको रेशियो निकालने हैं एनर्जीज के, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जब मेरी n इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जब n इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू है, राइट? इन दोनों की एनर्जीज का रेशियो निकालना है, राइट? तो एनर्जी मेरी, और यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी मेरी किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है -1/n² के, होती है कि नहीं होती? तो मतलब मैं अगर एनर्जी निकालूंगी सेकेंड ऑर्बिट की, किसकी? सेकेंड ऑर्बिट की अपॉन एनर्जी मेरे को लेनी है थर्ड ऑर्बिट की, इनका रेशियो निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा n3 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा मेरा n2 का स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा? इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जब भी रेशियोज लेते हैं तो बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं, जिन दो चीज़ों के वैल्यू के बीच का रेशियो है, ऑर्बिट्स का रेशियो है। तो ऑर्बिट्स, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप पे, जो सेकंड की एनर्जी उसका ऑर्बिट नीचे आ जाएगा, जो थर्ड एनर्जी उसका ऑर्बिट ऊपर आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स से इनवर्स रिलेशनशिप होती है, तो इस प्रकार होता है। अब इन दोनों की एनर्जी का अगर मैं रेशियो निकालूंगी E2/E3, राइट? सेकेंड ऑर्बिट में क्या मतलब है, यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्बिट 3 3 9, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, राइट? तो कितना होगा 9/4, कितना आएगा 9/4 इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन कैसे आएगा, ए ऑप्शन कैसे आएगा वैभव जी, कैसे आएगा ए ऑप्शन? दिस इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपने n की वैल्यू सही ली कि नहीं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है? मैंने कितनी बार बताया है, जब n इज इक्वल्स टू 1 है, दिस इज n इज इक्वल्स टू 2, दिस इज n इज इक्वल्स टू 3, राइट? ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। तो जब मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 में है, इसको मैं बोलती हूँ ग्राउंड स्टेट। जब n इज इक्वल्स टू 2 में आता है, इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब वही इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, n इज इक्वल्स टू 3 में, तो इसको बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे आपको कोई भी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, यस, करेक्ट ऑप्शन इज 9/4। इतना जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, करेक्ट आंसर देना है, ठीक है? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट पे। अब देखिए, यहाँ पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक एटम है, यहाँ पे मेरा कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ लेके गई मैंने? इस ऑर्बिट से निकाल के बाहर फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को। कहाँ पे फेंका है? जहाँ पे मेरा रेडियस का डिस्टेंस है इनफाइनाइट। कहाँ पे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब मैंने फेंक दिया, उसको मैं बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी कभी सेकेंड ऑर्बिट से मत निकालना, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी फर्स्ट ऑर्बिट से। फर्स्ट ऑर्बिट से निकलेगी। तो देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम। बहुत बहुत ज़रूरी है
क्या है, जहां मैं फर्स्ट ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट से लेके जाती हूँ इनफाइनाइट पे, तब मैं उसे क्या बोलती हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी। कभी भी सेकेंड ऑर्बिट से उठा के लेके जाओगे उसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट से जब लेके जाते हैं तभी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, E इनफाइनाइट माइनस E1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है नेगेटिव हमेशा, राइट। ठीक है, इनफाइनाइट पे जीरो हो जाती है, बट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, मेरे को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो जब भी मैं किसी को एनर्जी देती हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बाहर से एनर्जी दे रही हूँ, तब हमेशा एनर्जी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, गिव्स एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही हूँ, तो ये एनर्जी होगी पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है पॉजिटिव। अगर फॉर्मूला से डिराइव करोगे तो भी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि E इनफाइनाइट पे तो जीरो एनर्जी, जीरो माइनस 13.6, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। इस प्रकार से 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, Z² पे केवल और केवल क्या करती है, ये आपका डिपेंड करती है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग फंडा। तो जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो तो वहाँ N हटा दो, N का कोई फंडा ही नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी केवल आपकी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, Z पे। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मिला है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन है तो Z1 हो गया, हीलियम है तो Z2 हो गया, लिथियम है तो Z3 हो गया, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा फंडा है यहाँ पे। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए अब क्या कर रही हूँ, आयनाइजेशन में तो मैं इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फेंक रही थी ग्राउंड स्टेट से निकाल के, n=1 से, पर ज़रूरी तो नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहे, n=1 में रहे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जाम्पल सेकेंड या कोई और ऑर्बिट से निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेज देती हूँ, तो इसको मैं बोलती हूँ बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलती हूँ, बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल से फंडा है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्टेट। कोई भी n की वैल्यू होगी, वहां से इन्फिनिट पे आपने फेंक दिया, तो उसको बोलती हूँ मैं बाइंडिंग एनर्जी। ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो क्या हो जाती है, E इनफाइनाइट माइनस E, जो भी जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आपका, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.6 Z²/n²। तो कभी भी कोई एनर्जी निकालने को, यहाँ से बहुत सारी टर्म्स आ गई आपके पास, ये सारी माइन्यूट चीज़ों का ध्यान रखना है जो ही आपकी गलत होती है। पहली चीज़ है, अगर कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालो उस ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी। कोई बोलेगा बाइंडिंग एनर्जी निकालो तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर्मूला सेम है, 13.6 इंटू Z²/n², बट ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि मैंने दी है बाइंडिंग एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी है। पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो सेम फॉर्मूला है बट इन द नेगेटिव साइन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना और गलतियाँ मत करना एग्जाम में। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हम बोहर एटॉमिक मॉडल से फिर से कैलकुलेट करना सीखते हैं एनर्जी। वो तो सेम चीज़ है जो कि हमने बताया। क्या क्या है वो है कि जब डेल्टा E क्या होता है, E2 - E1, ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ गया, तो अब कितना एनर्जी में चेंज आया तो हमें पता है। यहाँ से यहाँ गया तो ये मेरी E2 की वैल्यू है, ये मेरी E1 की वैल्यू है, तो इनको बस आपस में माइनस कर दूंगी, E2 - E1 करूंगी तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है। और डेल्टा E h न्यू के इक्वल होता है, hc/λ के इक्वल होता है, ये बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब आपके पास क्वेश्चन है, ये आप मेरे को आंसर बताइए। यू विल टेल मी दी आंसर, मैं नहीं बताऊंगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू दी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
देखो स्टेटमेंट पढ़ो, वेरी ट्रिकी स्टेटमेंट। क्या बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट की इक्वल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के? इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट? आप मुझे आंसर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से। क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी? फॉल्स। ठीक है, 3 ट्रू और 1 फॉल्स आया है मेरे पास, तो ट्रू वाले बच्चे सही हैं, ट्रू वाले बच्चे सही हैं। बाइंडिंग एनर्जी, बच्चा बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ग्राउंड स्टेट क्या है? जब आपका n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, राइट? तो जब मेरा n इज इक्वल्स टू 1 है, बाइंडिंग एनर्जी का क्या है? क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? डेल्टा E इज इक्वल्स टू E इनफाइनाइट माइनस E1। यही मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था? जब मैं इलेक्ट्रॉन को उठा के फेंक रही थी n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, यही तो थी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये बोल रहा है कि मैंने बाइंडिंग एनर्जी निकाली ग्राउंड स्टेट के लिए, वो भी n इज इक्वल्स टू 1 है, और उसमें भी मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से फेंकूँ, तो दोनों सेम ही बातें हैं, सेम ही बात है। चाहे मैं कान इधर से पकड़ूँ, चाहे मैं ऐसे पकड़ूँ, सेम ही बातें हैं। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आ ये चीज़ समझ, बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए इक्वल होती है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम ग्राउंड स्टेट से ही निकालते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, अंडरस्टूड? अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The first excitation energy of a hydrogen-like atom is 40.8 electron volt. The energy needed to remove the electron from the ground state of the ion is? The energy needed to remove the electron from the ground state. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे रखी है आपको, एनर्जी आपको निकालनी है to remove the electron from the ground state of the ion. Very easy question once again. First excitation energy का क्या मतलब है कि n की वैल्यू है मेरी 2, n की वैल्यू 2 है, ठीक है? उसकी मुझे क्या दे रखी है? एनर्जी दे रखी है ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट कितनी होगी? रिमूव के लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है, आती है कि नहीं? रिमूव के लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट? देख रही हूँ मैं चैट बॉक्स। दिस इज, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगी, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे रखी है आपको हाइड्रोजन एटम की। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है? n इज इक्वल्स टू 1। एक भी आंसर नहीं आया, क्यों? ऐसा क्यों? I will not tell the answer till you tell me the answer.
13.6 इज एक्चुअली द रॉन्ग आंसर बच्चा। दे दिए आंसर, बाकी बच्चों का क्या? चलो मैं बताती हूँ इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, व्हाट वाज द फॉर्मूला? एनर्जी इज इक्वल्स टू z स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकती हूँ 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। ये पढ़ा था हमने, फॉर्मूला पढ़ा था, दिस वाज द फॉर्मूला। यहाँ पे इंटू 13.6 भी आएगा, 13.6 लिख सकते हैं, ठीक है। 13.6 इंटू दिस इंटू z स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, z स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो कि हाइट, क्योंकि आपको एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। इसको यहाँ रखूंगी मैं, 13.6 रखूंगी। n इनिशियल कितना है? n इनिशियल पे क्या रखूंगी मैं? n 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट मतलब n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, राइट, और इनटू आ जाएगा z स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू बच्चा आती है, यहाँ से z की वैल्यू आती है 2, कितनी आती है? 2। तो z की वैल्यू मुझे पता चल गई। नेक्स्ट चीज ये क्या बोल रहा है, अब आपको एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, रिमूव ही कर देना इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से, तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या फॉर्मूला क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालूंगी? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड का क्या वैल्यू है? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? समझ आया? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम की दे रखी है, हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम की नहीं है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जेड की वैल्यू 1 नहीं है, हाइड्रोजन जैसा एटम है जिसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कौन सा एटम है, एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। क्या है? जब मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में गया, इसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी सिखाया था ना। अब वही इलेक्ट्रॉन जब n इज इक्वल टू 1 से 3 में जाएगा तो उसको बोलती हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी दे रखी है, मतलब वो एक फर्स्ट से कहाँ गया है, सेकेंड ऑर्बिट में गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में गया है, तो उसको इस प्रकार से निकालते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। तो इससे जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। अब मेरे को पता है कि मुझे क्या निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। रिमूव किस में करते हैं हम? ग्राउंड स्टेट से जब रिमूव करते तो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका फंडा था प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, राइट। तो वहाँ पे वैल्यू रखी तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 54.4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि नया टॉपिक है। अभी ऑलमोस्ट हमारा समय हो चुका है। सो वील स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर-ज़ॉर्बिक कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हमने एनर्जी के बारे में सारी रामायण पढ़ ली। आई होप एनर्जी ऑफ बोहर-ज़ॉर्बिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा क्या क्या? हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन एटम है, राइट, उसकी जो एनर्जी होती है कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें इतने सारे स्पेक्ट्रास थे, सबके अलग अलग नाम थे, लेमन सीरीज, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी-फन, राइट। तो वो सारे आपको स्पेक्ट्रम्स याद होने चाहिए। कौन सा यूवी में आता है, कौन सा विजिबल में आता है, उसका एक अलग से फॉर्मूला था, रीडबर्ग्स फॉर्मूला, याद है, जिससे वेव नंबर निकाला था। ये सारी चीज़ें समराइज करके आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। जो भी डाउट्स हैं, डू आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।